बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द सैम्पलिंग टेक्निक। मतलब सैम्पलिंग के हवाले से ये टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो सैम्पलिंग से मुराद क्या है कि जैसे ये पहली दो लाइनों में इसने लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई चीज़ एनालिसिस करते हैं, किसी चीज़ को एनालाइज करना है, तो उसके दो काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, जिसमें पहला है प्लानिंग का कि आप ये पहले प्लानिंग बनाएं कि आपने करना क्या है, आइडेंटिफाई करें और किस चीज़ पे अप्लाई करना है, कैसे करना है। दूसरा है सैंपल सिलेक्शन, कि सैंपल को सिलेक्ट करें कि कौन सा सैंपल जो है वो आपने लेना है। जैसे एक पहाड़ है, उसको आपने पहाड़ को एनालाइज करना है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, तो हम पूरा पहाड़ तो नहीं तोड़ डालेंगे, हम उसके अंदर से सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब सैंपल सिलेक्शन में भी यही है कि हो सकता है पहाड़ के नीचे कुछ कंपाउंड्स हो और पहाड़ के ऊपर कुछ और हो जो यहाँ नीचे नहीं है, फर्क हो सकता है। तो इसलिए फिर हम सैंपल को सिलेक्ट जब करना है तो फिर हमने ये कहना है कि भाई पहाड़ के हर हिस्से से कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सैंपल उठाएं और फिर उसको मिक्स करें और फिर उसमें से कुछ पार्ट लेके उसको एनालाइज करें। तो सैंपल पहले ये सिलेक्शन होगी, फिर सैंपल की प्रेपरेशन होगी, सैंपल आपने बनाना है, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है। जैसे पहाड़ का मैंने सैंपल दिया तो उसके अंदर से मैंने कुछ साल्ट्स वगैरह निकालने हैं, तो उसके लिए क्या तरीकेकार, क्या मेथड होगा, वो अप्लाई करूंगा और फिर रिजल्ट्स हासिल करूंगा। रिजल्ट्स के बाद फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मेजरमेंट्स के जो रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं उनको, उनके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करके उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट जो है वो मैं इकट्ठे करूंगा और वो फिर मैं रिपोर्ट करूंगा डाटा रिपोर्टिंग के अंदर कि हाँ जी, ये मैंने फलां पहाड़ का एनालिसिस किया और उसमें फलां फलां चीजें, फलां फलां कंपाउंड्स और इतने इतने परसेंट के हिसाब से पाए जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये इसमें सैम्पलिंग जो एनालिसिस का है प्रोसेस है, उसके अंदर उसी का एक हिस्सा होता है सैंपल कलेक्ट करना, सैंपल को प्रिपेयर करना। पहले हम हमारी इस वक्त जो मेन हमारा टॉपिक है जो कोर्स के वाले से, वो है सैंपल सिलेक्शन एंड सैम्पलिंग प्लान। ठीक है, कि सैंपल सिलेक्शन जो करना है उसको किस हवाले से देखना है, और सैम्पलिंग प्लान जो है कि सैंपलिंग के हवाले से मैंने क्या प्लान करना है, क्या तरीके का इख्तियार करना है सैंपल को इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे पहला हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि सैंपल हम लेते क्यों है ना, उसकी जरूरत क्यों है। तो उसका इसने आंसर यहाँ दिया है फर्स्ट लाइन के एंड पे ही, कि टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनी मटेरियल। कि एक लार्ज, जैसे एक पहाड़ की मैंने एग्जांपल दी है कि पूरा पहाड़ है और उसको मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ, तो फिर उसके लिए ऐसा एक छोटा सा मैं हिस्सा लूँ। ठीक हो गया, कि ये उसका हिस्सा पार्ट जो उस सारे की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सैंपल वो छोटा सा पार्ट है उस बड़े मटेरियल का, कि उसकी जो प्रॉपर्टीज उस बड़े मटेरियल की वही प्रॉपर्टीज स्मॉल जो छोटा सा सैंपल आपने लिया इसकी भी वही प्रॉपर्टीज है, और आप इस छोटे को एनालाइज कर लें तो बड़े का आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा, एक अच्छा वो कहता है कि सैंपल फिर आप जो ले रहे हैं उसकी वजह पूरा का पूरा मटेरियल क्यों नहीं उठा लेते, तो हम कहते हैं ये तो इम्पॉसिबल है कि हम पूरे के पूरे मटेरियल को ले लें और फिर उसके ऊपर पूरे के ऊपर ही मेथड को अप्लाई करें, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए उसका छोटा पार्ट लेना हमारी मजबूरी है, सैंपल को उठाना, सैंपल लेना हमारा यानी एक किस्म की लिमिटेशन है कि उसके बगैर हम गुजारा नहीं है हमारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि एनालिटिकल टेक्निक्स आर टाइम कंज्यूमिंग। कि दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो एनालिटिकल टेक्निक्स अप्लाई होती हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम काफी लगता है, एक्सपेंसिव भी होती हैं, कई महंगे केमिकल इन्वॉल्व होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं, कईयों में लेबर बंदों की काफी जरूरत पड़ जाती है उसको परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया। तो इट इज नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो फिर एक बड़े पूरे मटेरियल को एनालाइज करना इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस हमारी क्या है, टू सिलेक्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द होल मटेरियल फॉर एनालिसिस। उस पूरे मटेरियल का एक छोटा सा हिस्सा ले लें, उसको सैंपल के तौर पे ट्रीट करें, उसको एनालाइज कर लें और वही उस सारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज को बता देगा। तो इस पहले पैराग्राफ में उसने डिफाइन किया है कि सैंपल है क्या, एक बड़े मटेरियल का छोटा सा पार्ट जो पूरे की ही खूबियों को
बयान कर रहा हो। फिर दूसरा पॉइंट, क्या पूरा क्यों नहीं, पहाड़ जो पूरा सैंपल है, सैंपल क्यों उसमें से उठा रहे हैं, पूरे का पूरा मटेरियल क्यों नहीं ले लेते। तो फिर हम उनसे कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा बड़ा मटेरियल है तो फिर उसको लेना एक तो मुश्किल, दूसरा अगर ले लिया भी जाए तो उसमें फिर हमें पर टाइम काफी लगेगा, एक्सपेंसिव भी हो सकता है, बंदों की भी जरूरत पड़ेगी, फिर ये इकोनॉमिकली यानी फिजिबल चीज नहीं रहती, जिसके उसमें से छोटा सा पार्ट लेना हमारी मजबूरी है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये पॉइंट हो गए। उसके बाद आगे है पॉपुलेशन सैंपल्स एंड लेबोरेटरी सैंपल, ये तीन मुख्तलिफ कहले टर्म्स हैं। इनसे क्या मुराद है, ये एमसीक्यू के हवाले से, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, इनमें फर्क कर दें, ये आपने जेहन में रखना। पहला है जी, पॉपुलेशन क्या चीज है, कि वो जो पूरे का पूरा मटेरियल है उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं, कि जिसकी प्रॉपर्टीज हम बताने जा रहे हैं, तो जिसका छोटा सा हिस्सा आपने उठाया है उस पूरे मटेरियल को हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। और सैंपल क्या है, सैंपल उस पूरी पॉपुलेशन, उस लार्ज मटेरियल का छोटा सा पार्ट है जो उसी पूरी पॉपुलेशन की ही प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। और इसका हमें फायदा क्या है कि हम उसको एनालाइज करके पूरी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। और लेबोरेटरी सैंपल क्या है, कि सैंपल तो आपने उठा ली, जैसे मैं पहाड़ की मिसाल दी थी आपको, कि पहाड़ के आपने बॉटम से भी कुछ चीजें उठा ली, उसके अप से भी उठा ली, उसके सेंटर से भी उठा ली, उसकी लेफ्ट राइट अप डाउन और फ्रंट बैक, काफी सारी जगहों से आपने सैंपल थोड़ा थोड़ा करके उठा लिया। और ये क्योंकि पहाड़ काफी बड़ा होता है तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठे करते भी आपके सामने एक पूरी बाल्टी बन गई है, मिसाल के तौर पर एक टब भर गया है उस पूरे सैंप जो छोटे छोटे टिकड़े। अब हम क्या करेंगे, उस सारों को मिक्स करके उसमें से फिर छोटा सा हिस्सा उठाएंगे जो लेबोरेटरी के अंदर आप लेके जाएंगे और उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो इसलिए उसको फिर बोलते हैं लेबोरेटरी सैंपल। यानी आपका आम जो सैंपल है वो भी बड़ा है अभी, और उसको भी मिनिमाइज करके एक छोटे लेवल पे लेके आते हैं, जिसको हम लेबोरेटरी सैंपल का नाम देते हैं। तो ये एमसीक्यू के हवाले से पॉइंट, या आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि सैंपल का मकसद हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैंपल सिलेक्शन इज टू इंश्योर दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द लेबोरेटरी सैंपल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉपुलेशन। कि जो आपका सैंपल है सिलेक्ट आपने किया ना, उसका मकसद, बुनियादी मकसद सैंपल का क्या होना चाहिए, कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके निकले हुए रिजल्ट ठीक नहीं होंगे। जैसे पहाड़ की मैंने प्रॉपर्टीज को बताना है तो मैं सिर्फ उसकी बॉटम से थोड़ा सा सैंपल उठा कर एनालाइज करके बता दूं कि इस पहाड़ में फला फला चीजें हैं, तो ये सही रिजल्ट नहीं होगा। तो हो सकता है कि वो सिर्फ वहां पे नीचे थोड़ी सी अमाउंट थी, जो मैं उसे कहूँ जी कि 60% है पहाड़ में, वो सिर्फ वही पे थी, ऊपर के पहाड़ में कहीं भी वो चीज नहीं थी, तो फिर उसकी परसेंटेज मैं ज्यादा बता रहा हूँ, हालांकि पहाड़ के अंदर वो चीज की परसेंटेज बहुत कम है। तो इस तरह रिजल्ट आपके जो है वो काफी खराब आ सकते हैं, सही नहीं होंगे। तो इसलिए फिर हमें जो है ना वो सैंपल जो है उसको सिलेक्शन करते हुए ये देखना है कि वो पूरी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करे, एक नंबर। दूसरा नंबर, सिलेक्शन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल, सैंपल की जो तादाद है, जो अमाउंट है, वो भी थोड़ी होनी चाहिए, ताकि रिडक्शन इन टाइम, टाइम कम लगे, एक्सपेंसिव भी इतना ना बने, और पर्सनल जो रिक्वायर्ड उसके सारे काम के लिए वो भी थोड़े बंदों की जरूरत पड़े, तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो सैंपल को लेना और सैंपलिंग को सारा प्लान करना, ये भी एक आर्ट है, एक टेक्निक है, और अलग से इसकी यानी डीलिंग की जाती है। यहाँ तक तो हमने बात की है कुछ एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन की। उसके बाद आगे है सैम्पलिंग प्लान। यहाँ से आपका एक किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, उसके क्या क्या हिस्से हैं, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, और उनको कैसे हम लेके चलते हैं। ये पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, सैम्पलिंग प्लान में हम पहली बात करेंगे कि जनाब सैंपल इज अ गुड रिप्रेजेंटेशन टू द ट्रू वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन। कि सैंपल आपकी पॉपुलेशन की सही वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए सैंपलिंग प्लान को डेवलप करना जरूरी है। ये सोचना कि भाई मैंने इस बड़े पहाड़ से सैंपल लेना है, तो कहाँ कहाँ से सैंपल उठाना है, किस किस जगह से लेना है, कितने, जैसे एक पानी, ये तो पहाड़ की मैंने मिसाल दी, उसमें तो जगह आएंगी,
इसी तरह एक आप इलाका है, उसके पानी का आप एनालिसिस एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि ये पानी पीने के काबिल है या नहीं है, ठीक हो गया। तो आप उसके एक वो फ्लो जा रहा है पाइप में से, या उसमें जो वासा का पानी आ रहा है, आप कह रहे हैं कि ये वासा का पानी सही नहीं है, तो ये इसमें गड़बड़ है, तो अब मैंने वहां से सैंपल उठाने हैं, तो क्या करूंगा। तो फिर आप वहां से ये पहले सोचेंगे कि भाई मैंने एक सुबह के वक्त सैंपल लेना है, एक दोपहर को लेना है, एक शाम को लेना है, या एक वक्त में जो लेना है, तो मैंने क्या एक ही दफा बाल्टी भर लेनी है, या थोड़ा सा एक गिलास पानी ले लेना है, उसके बाद फिर मैंने कुछ घंटे बाद फिर पानी का एक गिलास ले लेना है, फिर ले लेना है। तो इस तरह ये आपने उसको ऊपर ये प्लान करना है कि किस तरह करके मैंने सैंपल इकट्ठा करना है, उसको मिक्सअप करना है, उसको होमोजीनियस बनाना है, और उसमें से फिर आगे अपना काम सैंपल में मेन लेबोरेटरी लेवल पे लाना है, और फिर उसको आगे एनालाइज करना है। तो इस सारे काम के लिए एक प्लानिंग रिक्वायर है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो रहा है कि सैंपल प्लानिंग बहुत जरूरी है। सैंपल को लेने से पहले ये डिसाइड करना कि हमने कैसे करना। अच्छा, अब उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, सैंपल जो प्लान है उसके लिए क्या क्या जरूरी है, उससे क्या करना चाहिए, कि क्लियरली रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें सब लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो कि precise details that an analyst uses to decide the sample size। कि अब उसमें क्या क्या होना चाहिए, यानी सैम्पलिंग प्लान जो एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हो। यहाँ पे आपकी हेडिंग आप बना सकते हैं कि सैम्पलिंग प्लान के क्या क्या हिस्से हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आता है सैंपल साइज, कि ये मेंशन किया जाए कि हमने सैंपल का साइज कितना रखना है, कितना साइज मुझे चाहिए एनालिसिस के लिए, कम से कम कितना सैंपल चाहिए, ठीक होगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इंस्ट्रूमेंट की मिनिमम सैंपल जो है वो है कि 20 ग्राम, कि 20 ग्राम सैंपल होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट सही काम करेगा और मुझे उससे इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो इसका मतलब कम से कम सैंपल साइज 20 ग्राम होगा तो ये मैं इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर सकता हूँ। और कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी हैं एनालिसिस के कि जो मिलीग्राम में सैंपल को यूज करते हैं, कि जी 20 मिलीग्राम सैंपल काफी है, ठीक हो गया। तो उसके लिए फिर हमें उस लेवल तक सैंपल सिर्फ रिक्वायर होगा। अच्छा, उसके बाद लोकेशन, जगह फ्रॉम विच द सैंपल शुड बी सिलेक्टेड, कि उस पूरे मटेरियल में आपने कहाँ कहाँ से किस किस लोकेशन से आपने वो सैंपल को इकट्ठा करना है, ये डिसाइड होना चाहिए। फिर मेथड यूज टू कलेक्ट द सैंपल, सैंपल आप लेंगे कैसे, कलेक्ट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये डिसाइड होना चाहिए। जैसे मैंने पहाड़ की मिसाल दी है कि आप पहाड़ पे सिर्फ ऊपर सरफस सरफस से उठा लेंगे, या ग्रिल करके सुराख करके उसके अंदर से भी वो 5 फुट पे 10 फुट पे जाके भी फिर सैंपल लेके आएंगे, और उसको भी एनालिसिस में शामिल करेंगे, ताकि पहाड़ का अच्छी तरह अंदाजा हो सके इसमें किस तरह के कंपाउंड्स क्या क्या मौजूद है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट आ गया कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, एंड द मेथड यूज टू प्रिजर्व दैट। जरा बात, आपने सैंपल कलेक्ट करना है, उसके बाद फिर लेबोरेटरी तक जाने ले जाने टाइम लगता है, तो उसके लिए आपने उसको प्रिजर्व भी करना पड़ा। पहाड़ का तो प्रिजर्व करने का इशू नहीं है, लेकिन जैसे किसी जगह मर्डर हुआ है तो वहां पे खून ब्लड वगैरह पड़ा हुआ है, तब जो ये फोरेंसिक केमिस्ट होते हैं, तो वो फोरेंसिक साइंटिस्ट जाके क्या करते हैं, वहां से सैंपल लेते हैं उस ब्लड का, और फिर वो देखते हैं कि किस इसका डीएनए किससे मैच होता है, कौन मुजरिम है कौन नहीं है। तो उसके लिए फिर वो ब्लड को जो वहां से उठाना है, तो ब्लड को वो फिर उन्होंने वो लेके जाना है, ये जो कंटेनर ऐसा लेके जाना है जिसके अंदर वो ब्लड ब्लड की शक्ल में रहे, वो फ्रीज ना हो, ठीक हो गया। फिर अच्छा, फिर वो जो उसी शक्ल में रहेगा, तो फिर वो आगे उन्होंने लेके जो जाना है लेबोरेटरी तक लेके, जो उसमें भी टाइम लगना है, तो उन्होंने उसको रखना कहाँ है, ठंडे जगह पे रखना है, गर्म जगह पे रखना है, किस तरह उसको करना है। तो ये सारा उसको प्रिजर्व करने वाला काम भी होना चाहिए, ठीक हो। उसके बाद है, अब यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट हमने कर लिया डिस्कस कि सैम्पलिंग प्लान जो है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, यानी सैम्पलिंग प्लान बनाते हुए आपने किस किस चीज का ख्याल रखना है, सैंपल साइज का, लोकेशन का, मेथड ऑफ कलेक्शन का, और मेथड टू प्रिजर्व का, ठीक हो गई। उसके बाद ये सारी चीजें दोगी तो ध्यान रखना आगे। ये डिपेंड किस पे करता है, यानी आपका जो सैम्पलिंग प्लान आप कर रहे हैं, तो वो उसका ये चीजें तो ये सामने वो रखेगा, लेकिन ये सारी चीजें आगे फर्दर किस चीज पे वो देखते हुए बनाई जाएंगी ना। द चॉइस ऑफ आ पार्टिकुलर सैम्पलिंग प्लान, इन एक सैम्पलिंग प्लान आप ले रहे हैं, तो वो उसकी चॉइस कौन सा लेंगे किस पे डिपेंड करता है। एक, पर्पस ऑफ एनालिसिस, आपका एनालिसिस का मकसद क्या है,
ठीक है, उस बेस पे ये सारी चीजें डिसाइड होंगी। ठीक होगा, प्रॉपर्टी टू बी मेजर्ड, कौन सी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं उसकी बेस पे भी ये चीजें, जैसे मैंने पहाड़ की अंदर पता चलाना है कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। ठीक हो गया, तो उसके लिए फिर सैंपल की चीज जगह और बन जाती है, यानी कहाँ कहाँ से सैंपल उठाना है, उसके अंदर कौन से सार्ट्स मौजूद है, तो सार्ट्स के लिए फिर मुझे उसका सैंपलिंग। फिर या वो कहते हैं नहीं पहाड़ के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा मौजूद है, ठीक है, ये प्लांट उस जो है वो प्लांट मटेरियल कौन कौन सा है, तो फिर सिर्फ प्लांट वाली चीजों को आप उठाएंगे, बाकियों को नहीं उठाएंगे। तो यानी ये सारी चीजें आपकी के पर्पस ऑफ एनालिसिस क्या है, फिर प्रॉपर्टी आप क्या मेजर करना चाह रहे हैं, उसका कलर मेजर करना है, उसके अंदर किसी कंपाउंड को मेजर पता चलाना है, या उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता चलाना है, ऑर्गेनिक का पता चलाना है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। प्रॉपर्टी टू बी मेजर्ड हो गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे नेचर ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की नेचर क्या है, मतलब पॉपुलेशन जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं वो है क्या, वो एक चलता हुआ पानी का फ्लो है जिसमें से मैंने पानी का करना है, या एक जगह ठहरा हुआ पानी है जिसमें से मैंने सैंपल लेना है और उसको एनालाइज करना है। ठीक हो, तो यानी वो पॉपुलेशन की नेचर क्या है ये भी बताया, फिर आपको बताएगा, जैसे चलते हुए पानी की मैंने एग्जांपल दी कि किस वक्त सैंपल उठाना है, कितनी कितनी देर बाद उठाना है, कितना कितना करके उठाना है, और एक हौज पूरा का पूरा जहाँ पानी इकट्ठा पड़ा हुआ है, तो वहां पे अब मैंने कहाँ कहाँ से पानी उठाना है, ऊपर वाली सरफेस से उठाना है या उसके बॉटम से भी उठाना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें सामने पॉपुलेशन की नेचर को देख के बनाई जाती है। उसके बाद है एंड ऑफ इंडिविजुअल सैंपल्स, और इंडिविजुअल सैंपल की क्या नेचर है, एक तो टोटल पॉपुलेशन की क्या नेचर है जिससे मैंने सैंपल उठा रहा है, फिर उसमें से जो सैंपल उठाना है वो उसकी नेचर क्या है, लिक्विड नेचर का है, सॉलिड नेचर का है, गैस नेचर का सैंपल है, तो उसकी बेस पे भी आपका सैंपलिंग प्लान चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, उसके बाद एंड द टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक, और एनालिटिकल टेक्निक आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे, वो उस अच्छा वो टेक्निक जो इस्तेमाल करनी है, मिसाल के तौर मैं उसमें से जो चीज मेजर करना चाह रहा हूँ वो फला इंस्ट्रूमेंट जो है वो ये काम करता है। अब इंस्ट्रूमेंट कहता है मेरे पास तुमने सैंपल लेके आना है, इतने साइज का लेके आना है, इतनी अमाउंट में लेके आना है, फला फला, उसकी अपनी एक लिस्ट होती है, एक रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक कि भाई ये चीजें होंगी तो मेरा रिजल्ट ठीक होगा। तो फिर उसके हिसाब से हमें अपना सैम्पलिंग प्लान को भी रिवाइज करना पड़ता है कि वहां जहां तक हमने लेके जाना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो इस पैराग्राफ में हमने दो बातें की हैं, एक ये किया है कि सैम्पलिंग प्लान की जरूरत क्यों है, नंबर एक, नंबर दो, सैम्पलिंग प्लान डिसाइड करते हुए वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, ये सैंपल साइज, लोकेशन। ठीक हो गया, और नंबर थ्री पे हमने बात की कि अच्छा वो डिपेंड तो हो गया, उसके बाद हमने कहा कि सैम्पलिंग प्लान जो है वो आगे फर्दर, पहले हमने बात की सैंपलिंग प्लान में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसे बतानी चाहिए, पहले यहाँ हमने बात की, यहाँ पे दूसरे नंबर पे पहले कहा सैंपलिंग प्लान क्या है, फिर दूसरे पे कहा कि जो सैंपलिंग प्लान है उसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या क्या उसे बताना चाहिए, और तीसरे नंबर पे हमने ये बात की है कि सैंपलिंग प्लान फर्दर आगे डिपेंड किस किस चीज पे करता है, कि उनकी बेस पे सैंपलिंग प्लान आपका बदलता है, चेंज होता है। ठीक हो गया, अब ये जो उसने ये खूबियां बताई हैं, पर्पस ऑफ एनालिसिस, प्रॉपर्टी मेजर, नेचर ऑफ पॉपुलेशन, इसके हवाले से कुछ उसने एक्सप्लेनेशन आगे की है। पहली बात आती है पर्पस ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का क्या पर्पस है, मसलन ऑफिशियल सैंपल है, ऑफिशियल सैंपल से मुराद ये है कि जैसे एक खाना बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके वो फैक्ट्री के अंदर से खाने का सैंपल लिया जा रहा है, और वो लेके हम अंदाजा उसको पता चलाना चाह रहे हैं कि क्या ये जो कानूनी तौर पे ये ठीक है, वो इसमें इलीगल चीजें मौजूद तो नहीं है, और जो खाने का मयार है वो ठीक है, जो असूल हैं, जो लेवल है, डिफाइंड लेवल है उनके मुताबिक है, उससे नीचे लेवल पे तो नहीं है। ठीक होगा, ये कौन करता है, ऑफिशियल सेक्टर, मतलब ये गवर्नमेंट के इदारे जो होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, सैंपल्स लेते हैं, फिर उसको चेक करते हैं, और अगर कोई गड़बड़ हो तो फिर वो इंडस्ट्रीज को बंद भी कर देते हैं, फैक्ट्रियों को, तो वो ऑफिशियली सैंपल्स ये कहलाते हैं। तो जाहिर बात ऑफिशियल सैंपल का मतलब केयर ज्यादा जरूरी है, ज्यादा तवज्जो से काम होना चाहिए, ज्यादा परफेक्टली काम होना चाहिए, ताकि किसी का नुकसान ना हो और किसी के हवाले से कोई गलत रिजल्ट ना चला जाए। दूसरे नंबर पे है रॉ मटेरियल्स, कि रॉ मटेरियल किसी कोई चीज बनाई जा रही है उसके लिए रॉ मटेरियल है, आपने रॉ मटेरियल को एनालाइज करना है
कि क्या ये रॉ मटेरियल उस जो आगे चीज बनने जा रही है उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। ये अमूमन फैक्ट्रियां वगैरह जो बना रही होती हैं, तो वो उन्होंने जो चीज पर आगे बनानी है उससे पहले उनके सामने रॉ मटेरियल आता है। वो रॉ मटेरियल को एनालाइज करते हैं कि हमने जो हमारी क्वालिटी है उसके मयार के मुताबिक है ये वाला रॉ मटेरियल, या उसमें कोई गड़बड़ है तो उसको हम चेंज कर लें। तो ये रॉ मटेरियल की हो सकती है क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए उसका एनालिसिस हो सकता है। तीसरे नंबर पे प्रोसेस कंट्रोल सैंपल्स। प्रोसेस कंट्रोल सैंपल से मुराद ये है कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इंश्योर दैट द प्रोसेस इज ऑपरेटिंग इन एन एफिशिएंट मैनर। यानी हम जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा इंडस्ट्रीज वगैरह में एनालिस्ट उन्होंने रखे हुए होते हैं जॉब के ऊपर। उनका काम क्या होता है कि वो फैक्ट्री में काम चल रहा है, जो चीज वो बना रही है, कोई फूड बना रही है, कोई केमिकल बना रही है, कोई मेडिसिन बना रही है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो जो चीज भी बना रही है उन्होंने उस फाइनल प्रोडक्ट को एनालाइज करना है कि जिस तरीके से बनाया जा रहा है, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो हर उसके अंदर परसेंटेजेस पूरी हैं, हर क्वालिटी उसकी ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई चीज कम ज्यादा तो नहीं हो रही उसके अंदर। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर वो कहते हैं कि जो प्रोसेस हम चला रहे हैं उस प्रोसेस में थोड़ी गड़बड़ आ गई है, उस प्रोसेस को ठीक किया जाना चाहिए। और अगर वो आपका रिजल्ट ठीक आता है तो फिर वो प्रोसेस जो टेक्निक चल रही है वो ओके होती है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद है फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन चुके होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है कि ये जो फाइनल बने हुए ये लीगल और जो लेबलिंग रिक्वायरमेंट है, लेबल लगा होता है ना चीजों के ऊपर कि इसमें फला 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 इतने परसेंट फला चीज, इतने परसेंट फला इतने परसेंट, तो उसके मुताबिक ये है, उसमें गड़बड़ तो नहीं है, कोई चीज ऊपर नीचे तो नहीं हुई। ठीक हो गया। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सैंपल लिया जाता है, एनालाइज किया जाता है। जो ये एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स जब रिसर्च वगैरह करते हैं तो वो फिर इंटरनेशनल उसको पेपर में जर्नल्स में पब्लिश भी करते हैं, अपने काम को बताते हैं दुनिया को कि हाँ जी फलां चीज को हमने एनालाइज किया और उसमें फलां फलां रिजल्ट हमारे पास आए हैं। तो रिसर्च के हवाले से भी यानी आपका पर्पस ऑफ एनालिसिस हो सकता है, या कोई डेवलपमेंट वगैरह के हवाले से एनालिसिस का पर्पस हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी नेचर ऑफ मैयड प्रॉपर्टी। जो मैयड प्रॉपर्टी है उसकी नेचर से क्या मुराद है। पहला पॉइंट था पर्पस ऑफ एनालिसिस, और दूसरा हमारा पॉइंट था जो प्रॉपर्टी आप मैयर करने जा रहे हैं उसकी नेचर क्या है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी मेजर करने जा रहे हैं, ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। फिर उसके हिसाब से हमने अपने सैंपल का प्लानिंग जो है वो करनी होती है। इससे क्या मुराद है, दूसरी लाइन में लिखा टू क्लियरली स्पेसिफाई द पार्टिकुलर प्रॉपर्टी दैट इज गोइंग टू बी मेजर्ड। फॉर एग्जांपल कलर है, वेट है, प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रेनियस मैटर, बाहर से कोई मैटर आया उसकी वेट, या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या खाने वाली चीज में फैट कंटेंट कितने हैं या माइक्रोबियल काउंट कितने हैं, इसका पता चलाना है। ठीक हो गया। तो ये नहीं डिफाइन होना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉपर्टी मेजर करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरह की इसकी क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फूड्स कैन बी यूजली बी क्लासिफाइड एज एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल। दो तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती है जो मेजर करने, एक एट्रीब्यूट्स हैं और एक वेरिएबल। एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, समथिंग दैट इज प्रोडक्ट आइदर डज और डज नॉट हैव, यानी उसकी हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसमें फलां चीज है या नहीं है, इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। कि जैसे ही कि ये एक कंटेनर है उसमें जी पीस ऑफ ग्लास है कि नहीं है, हम एनालाइज करके बता रहे हैं कि हाँ जी है कि नहीं है। ठीक है। या इट इज और इट इज नॉट स्पॉइल्ड, कोई चीज खराब हुई है कि नहीं हुई है, कि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी या यस होगा या नो होगा, उसमें कोई वैल्यू वगैरह इसकी बात नहीं, सिर्फ यस और नो की बात होगी, हाँ ये है या नहीं। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, वेरिएबल। वेरिएबल में अमाउंट का जिक्र करेंगे, जैसे वेरिएबल सम प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पर सच एज वेट, फैट कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट, इसमें जी मॉइस्चर का मॉइस्चर है कि नहीं है इस मटेरियल में, जी है तो कितने परसेंट है। ठीक है। इस तरह फैट कंटेंट है तो कितने पार्ट्स पर मिलियन है, कितने वो ग्राम है, वगैरह वगैरह, हमें उसको अमाउंट भी बतानी पड़ती है। तो नेचर ऑफ मेजर्ड प्रॉपर्टी में आप बात, एक हमने बात की कि कौन सी प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हैं, और प्रॉपर्टीज में हमने कहा दो तरह की होती हैं, एक एट्रीब्यूट्स है और एक वेरिएबल। एट्रीब्यूट्स का मतलब
कि वो उसमें फलां प्रॉपर्टी है या नहीं है, और वेरिएबल का मतलब कि वो प्रॉपर्टी उसके अंदर है तो कितनी अमाउंट में है। ठीक हो। अब जैसे उसने कहा जी वेरिएबल सैम्पलिंग यूजली रिक्वायर्स लेस सैंपल्स देन एट्रीब्यूट सैम्पलिंग, ये एमसीक्यू के तौर पे लाइन आपने ध्यान में रखनी। इसका क्या मतलब है कि जो एट्रीब्यूट सैंपलिंग है, यानी आपने यस या नो बताना हो कि है कि नहीं है, उसमें हमें ज्यादा सैंपल लेना पड़ता है। हो सकता है कि एक जगह वो नहीं है, मैंने उस 3 जगहों से सैंपल उठाया और तीनों जगह वो चीज नहीं थी, तो मैं तो कहूंगा भी नहीं है, लेकिन चौथी जगह वो मौजूद थी चीज, तो अगर मैंने वहां से भी सैंपल उठाया होता तो फिर मैं उसको बताता कि हाँ जी इसके अंदर फला चीज है। ठीक है। तो इसलिए कह रहा है एट्रीब्यूट सैंपलिंग जब आपने करनी हो तो उसके लिए हमें ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है। लेकिन जो वेरिएबल बतानी हो तो वेरिएबल का मतलब वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जैसे फैट कंटेंट है या मॉइस्चर कंटेंट था, तो मटेरियल के अंदर हर जगह मौजूद हो रहा है, तो कहीं से भी थोड़ा सा उठा के एनालाइज कर ले और उसकी परसेंटेज की शक्ल में उसको बता रहे हैं कि हाँ जी फला चीज इतने परसेंट मौजूद है। ठीक हो गया। तो इसमें एक पॉइंट ये हो गया, और लास्ट एक जुमला इसमें ऐड कर लें कि द सैम्पलिंग प्लान हैज टू बी मच मोर रिगरस फॉर डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेस देन फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ क्वालिटी मैटर्स। कि आपका जो सैम्पलिंग प्लान है, जब आप किसी हार्मफुल सब्सटेंस को डिटेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको रिगरस का मतलब स्ट्रिक्ट सख्त होना चाहिए, कोई उसमें लचक नहीं होनी चाहिए सैम्पलिंग प्लान में, कि बिल्कुल थोड़ी सी भी अमाउंट अगर हार्मफुल सब्सटेंस की है तो उसे बतानी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये ज्यादा जरूरी है। और दूसरा क्या है, देन फॉर क्वांटिफिकेशन ऑफ क्वालिटी पैरामीटर, कि किसी चीज की क्वालिटी में कमी ज्यादा हो तो वो तो बर्दाश्त हो जाती है। मसलन कोई खाने वाली चीज में क्वालिटी की थोड़ी बहुत कमी बेशी हो तो वो चलो कोई नहीं, उसमें हो सकता है कि चलो आगे बंदे को इतना नुकसान भी नहीं है खाने वाले को। लेकिन वो हार्मफुल सब्सटेंस उसके अंदर मौजूद होगा तो वो खाने वाले के लिए ज्यादा बात नुकसानदायक है, तो उसके लिए फिर वो जब आप करें तो ज्यादा स्ट्रिक्टली वर्क करना चाहिए। उसके बाद है नेचर ऑफ पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन है उसकी नेचर कौन सी है। ये हमारी तीसरी हेडिंग थी ना उसी के अंदर, के सैम्पलिंग प्लान जिस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। नेचर ऑफ पॉपुलेशन, नेचर ऑफ पॉपुलेशन से क्या मुराद है, जैसे ये अगले पेज पे इसने 3 4 टाइप्स लिखी है। मतलब पहली लिखी है कि आइदर फिनिट और इनफिनिट, कि जो पॉपुलेशन है वो एक महदूद पॉपुलेशन है या ला महदूद पॉपुलेशन है। मसलन जैसे इसने यहाँ एग्जांपल दी है कि जनाब फॉर एग्जांपल अ ट्रक लोड ऑफ एप्पल, सेब का एक ट्रक भरा हुआ है। ठीक हो गए। ये एक खास साइज है ना, डेफिनेट है, इसे हम बोलेंगे फिनिट कैटेगरी में ये आ जाएगा। और इनफिनिट ये है कि जिसकी कोई साइज नहीं, मिसाल के तौर पर कन्वेयर बेल्ट दैट ऑपरेट्स कंटिन्यूअसली, मतलब एक फैक्ट्री में इंडस्ट्री चल रही है और उसके वो प्रोडक्शन वाला जो बेल्ट है जहाँ के ऊपर वो चीजें डब्बे बन बन के आई जा रहा है, वो सारा सुबह से फैक्ट्री चलना शुरू है, रात तक चलती है, बल्कि वो तो 24 घंटे चलती है, उसकी शिफ्टें लगी चलती रहती हैं, 8 घंटे एक बंदों की टीम आ गई, फिर 8 घंटे दूसरी, और वो प्रोडक्ट जो है वो बनता जा रहा है। तो ये इन्फिनिट है, वो चलता जा रहा है, मुसलसल चला जा रहा है। अब इसकी सैंपलिंग हमने करनी है तो ये अब पॉपुलेशन की नेचर इसकी डिफरेंट है, जिसका हमें कुछ और अंदाज से इसको प्लान करना पड़ेगा कि जो सुबह से शाम तक 24 घंटे एक चीज चल रही है तो उसको कैसे करना है। और एक सेबों का भरा हुआ ट्रक है तो उसमें पेटियां मुख्तलिफ वो उसकी जो पड़ी हुई हैं और उसके अंदर सेब भरे हुए हैं, तो वहां से सैंपल लेना, तो वो और उसका प्लान होगा ना कि वो एक महदूद है उसके अंदर, जो हम गिन सकते हैं कि भाई ये 10 पेटियां या 20 या 100 पेटी है सेबों की, जिसको हमने चेक करना है कि बाकी ये मटेरियल इसके अंदर ठीक है या नहीं। तो एक पॉइंट ये हो गया जी कि पॉपुलेशन आपकी फिनिट हो सकती है या इनफिनिट हो सकती है। ठीक हो गई। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लास्ट में, कि एनालिसिस ऑफ अ finite population usually provides information about the properties of the population, whereas analysis of an infinite population usually provides information about the properties of the process। ये जो फिनट होती है ना, फिनट पॉपुलेशन होती है, वो तो पॉपुलेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देती है, उसी की खूबियां बता देती है। लेकिन जो इन्फिनिट पॉपुलेशन होती है, जैसे वो अभी हम बात करें कि वो फैक्ट्री चली जा रही है और वो उसकी पैकेज और प्रोडक्ट बना के वो निकाली जा रही है, तो इसमें आप प्रोडक्ट को आप एनालाइज करेंगे तो कहते हैं उसमें पॉपुलेशन का इतना नहीं हमें इंफॉर्मेशन मिलती, बल्कि उस
वो प्रोसेस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, कि ये जो प्रोडक्ट बनी है वो किस हद तक ठीक बनाई है उसने। ठीक हो गई, एक ये पॉइंट हो गया जी। दूसरा है कि इट इज यूजली कन्वीनियंट टू डिवाइड एन इनफिनिट पॉपुलेशन इनटू अ नंबर ऑफ फिनिट पॉपुलेशन। कहता है अब इसको डील की, ये जो फिनिट इनफिनिट पॉपुलेशन थी उसको डील करने का क्या तरीकेकार है कि आप जो इनफिनिट है उसको फिनिट में बदल लें। कैसे बदले? जैसे ऑल द प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय वन शिफ्ट वर्कर, तो मतलब 8 घंटे एक टीम ने काम किया है, तो इस 8 घंटों में ने जो प्रोडक्शन हुई है सिर्फ उसको एनालाइज कर ले, तो अब ये महदूद होगी, ये फिनिट होगी। अब वो 24 घंटे की बात नहीं, 8 घंटे जो एक टीम ने काम किया, उसने जो प्रोडक्ट बनाई है सिर्फ उसको एनालाइज करके हम देख लेंगे ये क्या है। तो हम इनफिनिट को फिनिट बना के फिर उसके ऊपर अपना वर्क कर रहे होते हैं। दूसरी टाइप है जी कि पॉपुलेशन में भी कंटिन्यूअस और कंपार्टमेंटलाइज्ड, कि या तो वो कंटिन्यूअस है, पॉपुलेशन कंटिन्यूअस चली जा रही, या फिर वो कंपार्टमेंट उसके बने हुए हैं, सेक्शन बने हुए हैं मुख्तलिफ, जिसको हम आसानी से डील कर सकते हैं। मसलन कंटिन्यूअस पॉपुलेशन की मिसाल ये है, लिक्विड मिल्क और ऑयल स्टोर्ड इन अ टैंकर। एक टैंकर के अंदर लिक्विड मिल्क दूध मौजूद है या ऑयल मौजूद है, ठीक हो गया, तो ये एक कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल होगी। और कंपार्टमेंट्स की एग्जांपल वो है कि जिसमें वो सेपरेट हो ना, मुख्तलिफ सेक्शन बने हो, जैसे बॉक्सेस ऑफ पोटैटो चिप्स इन अ ट्रक। एक ट्रक में पोटैटो चिप्स के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, एक बॉक्स अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, तो इनको हम बोलते हैं कि ये कंपार्टमेंटलाइज्ड पॉपुलेशन है। और वो जो दूध का पूरा टैंकर एक दूध से भरा हुआ है, तो वो सारा का सारा दूध एक दूसरे से लिंक हुआ हुआ है, ठीक हो गया, तो उसको हम नाम देंगे कॉन्टिन्यूअस पॉपुलेशन। तो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती है और कंपार्टमेंटलाइज्ड पॉपुलेशन भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब हर जगह उसकी कंपोजिशन सेम हो। जैसे अभी दूध के टैंकर की आप एग्जांपल दी, तो लिक्विड है, तो लिक्विड तो हर जगह होमोजीनियस ही होता है, उसको शेक करके तो वो इतना यानी वो सैंपलिंग में फर्क नहीं आएगा, कहीं से भी उठा लेंगे तो वो एक जैसा ही होगा। और हेट्रोजीनियस होता है कि जो एक जगह कुछ हो और दूसरी जगह कुछ हो। अमूमन जो सॉलिड फार्म में हमारे सैंपल्स होते हैं उनमें ज्यादातर हेट्रोजीनियस ही होते हैं सैंपल्स, ना कि एक जगह कुछ चीज कोई चीज है और दूसरी जगह वो चीज मौजूद नहीं है। तो उसके लिए फिर यही होता है कि जब हमने इस तरह के हेट्रोजीनियस सैंपल करना हो तो पहले हम उसको होमोजीनियस बनाते हैं और फिर उसको आगे यूज करते हैं, क्योंकि हेट्रोजीनियस को लेने का फायदा कोई नहीं है, तो रिजल्ट फिर ठीक नहीं आएंगे कि कुछ वैल्यू आ जाएगी और कुछ जो वो नहीं आ सकेगी। तो इसलिए पहले हम हेट्रोजीनियस जो सैंपल लिया है उसको होमोजीनियस बनाते हैं और फिर उसको आगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गई। उसके बाद है जी नेचर ऑफ टेस्ट प्रोसीजर, जो आपने प्रोसीजर इस्तेमाल करना है उसकी क्या नेचर है। अब इसकी नेचर से मुराद ये है कि हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे ये तीसरी लाइन में लिखा हुआ है कि वेदर द टेक्निक इज डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव, कि जो आप टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिस्ट्रक्टिव है या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। डिस्ट्रक्टिव टेक्निक से मुराद ये है कि जब आप सैंपल उसको देते हैं तो सैंपल को एनालाइज जो वो करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करके वो एनालाइज करता है, ऐसे वो एनालाइज नहीं कर सकता ना। मिसाल के तौर पर जैसे आपने पानी सोल्यूशन है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का पता चलाना है, तो आपने उसमें डाला सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3 को, तो AgNO3 ने NaCl से रिएक्शन किया, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड की वाइट पीपीटी बन के नीचे बैठ गई, उसका हमने वजन करके पता चला लिया कि भी इसके ऊपर जो सोल्यूशन था उसके अंदर कितने क्लोराइड आयन, कितना क्लोराइड मौजूद था। अब इस केस में देखें ना, जो NaCl है वो अब खत्म हो गया, वो अब AgCl में और सोडियम नाइट्रेट में बदल गया, तो अब आपका सैंपल डिस्ट्रॉय हो चुका है ना। तो ये वाला प्रोसीजर वो है जिसमें आपका सैंपल डिस्ट्रॉय हो गया। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक जो है वो है कि जिसमें आपका सैंपल इस्तेमाल होने के बाद भी वैसे का वैसे ही रहता है। मिसाल के तौर पर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम इस्तेमाल करते हैं, या IR में होता है, या NMR होता है। उसके अंदर क्या होता है कि आप स्मॉल जो सैंपल वहां रखते हैं उसके ऊपर यूवी रेडिएशन फेंकते हैं, तो यूवी का स्पेक्ट्रम ले लेते हैं,
IR रेडिएशन फेंकते हैं तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR का स्पेक्ट्रम ले लेते हैं। इसी तरह NMR में हम उसमें रेडियो वेव्स फेंकते हैं तो NMR का स्पेक्ट्रम ले लेते हैं। तो वो स्पेक्ट्रम हमारे पास आ जाते हैं, उस सैंपल के बारे में रिजल्ट आ जाते हैं, और सैंपल हमारा बिल्कुल वैसे का वैसे ही होता है। उस इस टेक्निक पे इस्तेमाल करने से जैसे पहले था वैसे ही होता है, उसमें कोई केमिकल या कोई फिजिकल चेंज नहीं आती। तो वो इस उसको फिर हम नाम देते हैं कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव हो गए। ठीक हो गए। तो इसलिए वो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, इट इज मोर कन्वीनियंट टू एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी सैंपल्स इफ द एनालिटिकल टेक्निक इज यूज्ड इज कैपेबल ऑफ रैपिड, या आपकी जो टेक्निक है वो रैपिड हो, लो कॉस्ट हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, और एक्यूरेट रिजल्ट देने वाली हो, तो फिर आप थोड़े वक्त में ज्यादा सैंपल्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट जो आपने प्रोसीजर यानी टेक्निक है उसकी नेचर भी आपको बताती है कि आपने सैंपलिंग प्लान में क्या क्या शामिल करना है। यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि जो सैंपलिंग प्लान था उसके कौन कौन से किस चीज पे डिपेंड करता है। उसमें हमने ये 4 पॉइंट डिस्कस किए। एक पर्पस ऑफ एनालिसिस की बात की, एक मेजर्ड प्रॉपर्टी की नेचर की बात की, एक पॉपुलेशन की नेचर की बात की, और चौथी हमने जो टेस्ट प्रोसीजर टेक्निक है उसकी नेचर की बात की है। ठीक हो गए, ये 4 हो गए। अब आगे बात आती है डेवलपिंग द सैम्पलिंग प्लान। सैंपल प्लान को मैंने डेवलप करना है तो उसको अब मैं कैसे लेके चलूं। देखो कि डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेप सामने रखूं और कैसे उसको मूव करवाऊं। उसमें पहला स्टेप हमारे पास है सैंपल साइज। यहाँ पे एक जुमला भी मैं आप ऐड जरूर करें इसको जब ये पॉइंट आप लिखें कि डिफरेंट सैम्पलिंग प्लान्स हैव बीन डिजाइंड टू टेक इनटू अकाउंट डिफरेंसेस इन द टाइप्स ऑफ सैंपल्स एंड पॉपुलेशन एनकाउंटर्ड, द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एंड द एनालिटिकल टेक्निक्स यूज्ड। यानी ये सारी जो आपका डिफरेंट सैम्पलिंग प्लान है उसने क्या क्या चीजें शामिल करनी है, वो ये होनी चाहिए। अच्छा, उसमें अब पहला हमारे पास आ गया सैंपल साइज, कि सैंपल के साइज जो है इसको कैसे आपने देखना है सैंपल के प्लान को प्लानिंग से पहले। इसमें एक पॉइंट उसने ये लिखा हुआ है कि सैंपल साइज डिपेंड करता है ऑन द एक्सपेक्टेड वेरिएशन इन प्रॉपर्टी विद इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में जो प्रॉपर्टी आप मेजर करना चाह रहे हैं, जो आपका मकसद है, वो चेंज कैसे हो रही है, मतलब उसकी वेरिएशन कैसे है, किस लिहाज से चेंज हो रही है। अगर तो वो हर जगह ही जो है ना वो सेम है, तो फिर तो कहीं से भी एक छोटा सा उसका हिस्सा उठा ले, सैंपल छोटा सा सैंपल चाहिए और बस आपका काम। लेकिन अगर किसी जगह वो है, किसी जगह नहीं है, किसी जगह एक जगह कुछ है, दूसरी जगह कुछ है, तीसरी जगह कुछ है, तो फिर उसके लिए आपको हर जगह से फिर सैंपल उठाना पड़ेगा। तो सैंपल साइज फिर आपका काफी लार्ज हो जाएगा इस केस में। ठीक हो, तो ये चीज भी मैटर करती है। एक पॉइंट आपने ये लिखना है कि वेरिएशन पे डिपेंड करता है। दूसरा, सीरियसनेस ऑफ द आउटकम इफ अ बैड सैंपल इज नॉट डिटेक्टेड। अगर बैड सैंपल डिटेक्ट नहीं होता, यानी उसमें से बुरा सैंपल और अच्छे सैंपल आते हैं, तो फिर आपका वो उससे भी आपका सैंपल साइज भी छोटा से काफी है, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का कॉस्ट भी आपको बताएगा कि हाँ जी कितना सैंपल आपने रखना है। ज्यादा सैंपल पे इतना ज्यादा हम कॉस्ट नहीं कर सकते। और टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक यूज, और जो एनालिटिकल की टेक्निक आप यूज कर रहे हैं वो किस किस्म की है, वो कितना सैंपल कम अज कम उसकी रिक्वायरमेंट है। ज्यादा से ज्यादा तो जो मर्जी बना लें, लेकिन फिर भी हमने जब यूज करना होता है तो हम उसको उसी लेवल पे लेके आते हैं जो उस टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। तो कम अज कम कितना है वो हमें होना चाहिए ताकि उसको हम कर सकें। अच्छा, given this information it is often possible to use statistical techniques to design a sampling plan। ये जुमला आपने जरूर लिखना है कि सैम्पलिंग प्लान बनाते हुए ज्यादातर हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक का सहारा लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो आपको बताती है कि भैया आपने सैंपल लेना है और इसकी ये इस पॉपुलेशन की खासियत है, तो फिर आप कितने सैंपल उठाओ, कहाँ कहाँ से उठाओ, किस किस वक्त में उठाओ, ये सारी बातें जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो हमारी हेल्प करता है इसके हवाले से। तो इसलिए ये स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है सैम्पलिंग प्लान के हवाले से काफी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास है ये और पॉइंट इसमें लिखा है कि जैसे
Yes, often the size of the sample is impractically large, and so a process known as sequential sampling is used. कि बाद अब ऐसा होता है कि सैम्पलिंग प्लान का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक हो गया। तो फिर उस चीज को रोकने, बड़े साइज को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग, यानी सीक्वेंस से सैम्पलिंग लेते हैं। ऐसे नहीं कि बस जहां से आया उठा लो, तो थोड़ा देख के उसको प्लान करके लेते हैं ताकि सैंपल का साइज इतना ज्यादा लार्ज ना हो, ठीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट, ये पहली बात हमने की सैंपल साइज की। उसके बाद आगे है सैंपल लोकेशन, ये जो सैंपल है उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ से। ये आपको याद है हमने शुरू में अभी सैम्पलिंग प्लान की बात करते हुए बात की थी कि सैम्पलिंग प्लान को कौन कौन सी चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो उसमें हमने ये बात की थी कि सैंपल साइज एक्सप्लेन करे, लोकेशन को करे, मेथड ऑफ कलेक्शन को करे, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन को करे, ठीक होगा। उसमें हमने ये पहली बात अब की है सैंपल साइज के हवाले से। उसके बाद है सैंपल लोकेशन, सैंपल को जो लोकेट करना है उसकी लोकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। अच्छा, उसमें पहला पॉइंट है, अगर तो मेरे पास है होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी आप सैंपल उठा लें, उसमें कोई लोकेशन फिक्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दूसरी लाइन के पे, लेकिन हेट्रोजीनियस सैंपल, अगर हेट्रोजीनियस आपकी पॉपुलेशन है जो हर जगह एक जैसी नहीं है, तो उसके लिए फिर मुझे सैंपल लोकेशन जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ से मैंने सैंपल्स उठाने। जैसे रैंडम सैंपलिंग की एक टेक्निक होती है कि आपने रैंडमली उठा लेना है, कोई सोचना समझना नहीं कि कहाँ से या वहां से लो, बस रैंडमली को दो चार इधर से, दो एक दो उधर से, को थोड़ा वहां से, थोड़ा वहां से, थोड़ा वहां से, ऐसे मुख्तलिफ जगहों से उठा लेना है। इसको हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ये होती है कि मैं सोच के उसको प्लान करके उठाऊं कि नहीं ये चीज जो है ना, फॉर एग्जांपल ये पानी फ्लो करके आ रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक हो गया, और फलां जगह पे इसकी स्पीड ज्यादा है, फलां जगह पे इसकी स्पीड कम है, तो जहाँ पे स्पीड कम है वहां पे मटेरियल ज्यादा ठहर रहा होगा, कुछ सैंपल मैं वहां से उठा लूं, और कुछ सैंपल मैं ये चलते हुए पानी में से उठा लूं, कुछ सैंपल मैं इसके ये जहां से पानी निकला है वहीं से करीब से उठा लूं, कुछ सैंपल मैं जरा 10 फुट 20 फुट दूर जाके वहां से उठा लूं, और फिर इन सारों को मिक्स करके होमोजेनियस बना के फिर मैं एनालाइज करूं। तो यानी कुछ आप प्लान करके चलते हैं, उसकी पॉपुलेशन की खूबी खामी को देखते हुए चलते हैं, इस तरह करके मैंने सैंपलिंग करनी है, तो इसको फिर हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तीसरे नंबर पे जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट से मुराद ये है कि ये जैसे दूसरी लाइन में लिखा है ना कि यूजिंग द जजमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एनालिस्ट, कि एक एनालिस्ट होता है ना, तजर्बाकार है, वो तजर्बाकार एनालिस्ट कहते हैं कि भाई तुमने सैंपल वहां से बना से और वहां से उठाने, बस ये तीन जगहों से उठा लो, इस पूरे की पॉपुलेशन का ये सैंपलिंग हो जाएगी। मतलब उसका एक्सपीरियंस बता रहा है उसको कि भाई जगह जगह से उठाने की बजाय ये तीन मेन पॉइंट है, यहाँ से आप सैंपलिंग कर ले तो आपकी पूरी पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज वो कैप्चर कर लेते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है एक्सपीरियंस ऑफ द एनालिस्ट पे। तो यही उसने लिखा है कि जी जजमेंट यानी जज करना में मैंने कहाँ से लेना है, और एक्सपीरियंस अपने पिछले पिछले जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं उनकी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे उसने सैंपलिंग करनी है, इसको जजमेंट सैंपलिंग का नाम दिया जाता है, ठीक हो गया। और लास्ट जुमला इसके अंदर है कि इट इज नॉट यूजली पॉसिबल टू अप्लाई प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग सिंस द सब सैंपल सिलेक्टेड आर नॉट यूजली अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। कहता है ये जो जजमेंट या एक्सपीरियंस की बेस पे जो लिए जाते हैं ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे अप्लाई नहीं हो रहे होते, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का तो एक अपना तरीकेकार है कि इतने सैंपल लो, फला फला जगह से लो, और एक्सपीरियंस वाला बंदा कहता है नहीं बस ये दो उठा लो, ग्लास उठा लो, वहां से उठा लो, बस खत्म, ठीक हो। कहता है उसमें फिर चांस ये भी हो सकते हैं कि आपके वो जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन की अच्छी रिप्रेजेंटेशन ना करे, क्योंकि जजमेंट तो है ना, एक्सपीरियंस तो है उसका, और वो उसी की बेस पे जज कर रहा है, लेकिन वो जजमेंट उसकी सही भी हो सकती है और कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कि ये जो अब सैंपल किया ये कोई ऐसी नेचर का है जो पिछलों से जरा डिफरेंट है और इसमें जरा और अंदाज से सैंपलिंग होनी थी, लेकिन उसने जैसे पिछलों को किया था वैसे इसको भी सैंपल इसके भी उठा लिए तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट था सैंपल कलेक्शन का, कि जो सैंपल आपने कलेक्शन करनी है, ये तो आपने अभी लोकेशन की बात की ना दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे है सैंपल कलेक्शन, कि सैंपल आपने जो कलेक्ट करना है उसके लिए कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल होना चाहिए, कहाँ से कैसे करना चाहिए, इस हवाले से भी ये सैंपलिंग प्लान आपकी काफी हेल्प
कर रहा होता है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जुमला है बस ये शुरू वाला ही है कि सैंपल सिलेक्शन मे आइदर बी कैरिड आउट मैनुअली, कि ये हम मैनुअली भी कर सकते हैं बाय ह्यूमन बीइंग, और बाय स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल सैम्पलिंग डिवाइसेस, या खास मैकेनिकल सैम्पलिंग डिवाइसेस भी होती हो सकती हैं जो एक खास वक्फे से मूव करती हैं और सैंपल उठाती रहती हैं। और मैनुअली का मतलब है कि हमने खुद जाके खुद कलेक्ट करना है और उसका लेके उसको यूज करना है और आगे सैंपल को इकट्ठा करना है। ठीक हो गई। अब उसने इसके नीचे एग्जांपल भी दी हुई है, तो एग्जांपल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ लेबोरेटरी सैंपल, के मेन सैंपल तो मेरे पास आ गया, अब उसको लेबोरेटरी के लेवल तक मैंने लेके आना है। ठीक है, ये अलग से भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से भी स्टार्ट किया जा सकता है कि लेबोरेटरी सैंपल बनाने के कितने तरीके हैं। ठीक हो गया। उसमें हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ लेबोरेटरी सैंपल में पहला पॉइंट है मेकिंग सैंपल होमोजीनियस, कि आपने जो सैंपल्स इकट्ठे किए हैं उन सैंपल्स को आपने होमोजीनियस बनाना है, एक जैसा करना है। ठीक, अगर वो हेट्रोजीनियस है तो उसको पहले होमोजीनियस बनाए, होमोजीनियस बना के फिर उसमें से थोड़ा सा उठा लेंगे, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर तो थोड़ा सा यूज होना होता है, ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में, उसमें किलो के हिसाब ये से तो नहीं होता। ठीक हो गया, लेकिन सैंपल तो हम शुरू में किलो के हिसाब से बना रहे होते हैं, फिर उसमें से थोड़ा सा लेके लेबोरेटरी में लेके जाते हैं और एनालाइज करते हैं। तो यहाँ हमारे बात आ गई कि आपने पहले सैंपल को होमोजीनियस बनाना है, अगर पहले से होमोजीनियस तो ठीक है, और अगर नहीं है हेट्रोजीनियस है तो फिर आपने उसको पहले होमोजीनियस बना लेना है। अच्छा, होमोजीनियस बनाते हुए एक पॉइंट है कि सैंपल होम हेट्रोजीनिटी may either be caused by variation in the properties of different units within the sample, कि सैंपल के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स में प्रॉपर्टीज की वेरिएशन हो सकती है। हेट्रोजीनियस सैंपल क्यों है, उसकी वजह क्या है? एक है इंटर यूनिट वेरिएशन, एंड और इट मे बी काज्ड बाय वेरिएशन विद इन द इंडिविजुअल यूनिट्स इन द सैंपल, जिसको हम नाम देते हैं इंट्रा यूनिट वेरिएशन, यानी दो तरह की वेरिएशन हो सकती है। हेट्रोजीनियस एक सैंपल आपका है तो हेट्रोजीनियस क्यों है? या तो इंटर यूनिट वेरिएशन है या इंट्रा यूनिट वेरिएशन है। इंट्रा यूनिट वेरिएशन से मुराद क्या है? कि वेरिएशन विद इन द इंडिविजुअल यूनिट, कि हर यूनिट के अंदर ही वो प्रॉपर्टी एक जगह कुछ है दूसरी जगह कुछ है। ठीक है। और इंटर इंटर यूनिट का मतलब ये है कि आपने मुख्तलिफ जैसे चार चार पड़े हुए हैं, बॉक्सेस पड़े हुए हैं, हर बॉक्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, एक बॉक्स में कुछ है, दूसरे में कुछ, तीसरे में कुछ, चौथे में कुछ, यानी अब ये हेट्रोजीनियस है सैंपल आपका, लेकिन हर एक बॉक्स के हवाले से डिफरेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आपकी सैंपल की प्रॉपर्टी जो है वो मुख्तलिफ है, इसलिए उसको नाम देते हैं इंटर यूनिट, जैसे इंटर मालिकुलर फोर्सेस, दो मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस, इसी तरह ये दो मुख्तलिफ सैंपल्स के पार्ट्स हैं, उनके दरमियान प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही। और इंट्रा मालिकुलर होता है एक ही मालिक्यूल के अंदर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे इंट्रा यूनिट वेरिएशन मतलब एक ही सैंपल के अंदर ही उसी के किस हिस्से पे कुछ है और उसके किसी हिस्से पे कुछ प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, इसको फिर नाम देते हैं इंट्रा यूनिट वेरिएशन। ये भी आपने इसमें मेंशन करना है, इसको बताते हुए ना, इस सन के वेरिएशन हमारी है कितनी टाइप्स की, वो हो गया। फिर आप इसने नीचे एग्जांपल भी दी है कि एन एग्जांपल ऑफ इंटर यूनिट वेरिएशन की एग्जांपल क्या है, कि बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, सम गुड क्वालिटी सम बैड क्वालिटी। ठीक हो गया, एक ही बॉक्स है जिसमें माल्टे हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो ये आपका कहलाएगा इंटर यूनिट, यानी एक दूसरे के दरमियान में। और इंट्रा यूनिट क्या है? कि इंडिविजुअल ऑरेंज जो है वो स्किन हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन इट्स फ्लैश, एक माल्टा, एक माल्टे को उठा लें तो माल्टे एक ही है, लेकिन उसकी जो ऊपर छिलका है वो और प्रॉपर्टी रख रहा है, उसके अंदर जो उसका गौदा है फ्लैश है वो और प्रॉपर्टी रख रहा है, तो ये होगी इंट्रा यूनिट एक ही ऑरेंज के अंदर। और एक जगह 20 ऑरेंज है उसमें से कुछ खराब है कुछ सही है, तो आप ये ऑरेंजेस का आपस में मुकाबला है, तो उसे हम नाम देंगे इंटर यूनिट। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखना है ये नीचे, अ नंबर ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस हैव बीन डेवलप्ड फॉर होमोजेनाइजिंग फूड्स, के फूड्स वगैरह को होमोजेनाइज करने के लिए काफी सारी मैकेनिकल डिवाइसेस भी बनाई गई हैं, उनको यूज करके आप उनको होमोजेनाइज
कर सकते हैं। ठीक हो गए। एंड द टाइप यूज्ड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड बीइंग एनालाइज्ड। जैसे सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड क्या है जिसको आप होमोजेनाइज करने जा रहे हैं। और मैकेनिकल डिवाइसेस की भी एग्जांपल है, जैसे ग्राइंडर होता है या मिक्सर होता है जिसमें हम मिक्स कर लेते हैं, या स्लाइसर्स होता है जो सॉलिड्स को तोड़ तोड़ के छोड़, या ब्लेंडर है जो सॉलिड को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में कर देता है और उसको फिर हम मिक्सअप कर लेते हैं। ठीक हो गया। या दूसरा ये मैकेनिकल मेथड हो गया। दूसरा है एंजाइमेटिक मेथड, कि एंजाइमेटिक मेथड को इस्तेमाल करके, जैसे प्रोटीएजेस एंजाइम्स होते हैं, सेलुलेजेस एंजाइम है, लाइपेजेस एंजाइम है। यानी लाइपेज लाइपेज के ऊपर अपना एक्शन रखते हैं, सेलुलेजेस सेलुलेज डोज के ऊपर रखते हैं, ये प्रोटीन के ऊपर अपना एक्शन रखते हैं। ठीक है। या केमिकल मेथड भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस है, या डिटर्जेंट्स वगैरह हैं जो उसको होमोजेनाइज करने की हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, एक तो पहला काम आपने करना है होमोजीनियस बनाना है, वो हो गया जी। फिर दूसरा काम आपने करना है रिड्यूसिंग द सैंपल साइज, सैंपल साइज को रिड्यूस करना है छोटा, क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर तो थोड़ा सा इस्तेमाल होना है, इसलिए फिर पहले आपने जो मिक्स कर लिया है उसमें से थोड़ा सा पार्ट आपने उठाना है जिसको आपने आगे यूज करना है। ठीक होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है प्रिवेंटिंग चेंजेस इन सैंपल, कि सैंपल के अंदर जो चेंजेस हैं उसको आने से आपने रोकना, यानी एनालिसिस तक सैंपल तो मैंने इकट्ठा कर लिया, लेबोरेटरी सैंपल बना लिया, अब आगे एनालाइज भी तो करना है ना। तो एनालाइज कौन सा, उसने भरते साथ ही हो सकता है अभी मैंने स्टोर किया हो, अगले दिन उसकी बारी आनी हो, वगैरह वगैरह, अभी कुछ टाइम उसने रहना है उस हालत में, उसके बाद उसने एनालाइज होना है, तो उसके लिए फिर उस सैंपल के अंदर चेंजेस नहीं आनी चाहिए ना, उसको आपने रोकना है। तो उसके लिए क्या क्या तरीकेकार हो सकते हैं चेंजेस को रोकने के लिए। उसमें फर्स्ट है एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन, कि एंजाइम जो अगर कोई बायोलॉजिकल आपकी सैंपल है तो उसके अंदर एंजाइम वगैरह मौजूद है, तो एंजाइम तो हाइड्रोलिसिस वगैरह ये जो भी उनका एक्शन है वो शुरू कर देंगे काम, और उनकी वजह से फिर सैंपल की नेचर तो चेंज हो जाएगी। उससे फिर बचने के लिए एंजाइमेटिक को इनएक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कि ये चौथी लाइन में लिखा ना, फ्रीजिंग कर लेते हैं, या ड्राइंग कर लेते हैं, या हीट ट्रीटमेंट कर लेते हैं, या केमिकल प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं जो वहां पे जाके एंजाइम को डीनेचर कर दे। फ्रीजिंग का मतलब वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे ले रही, तो एंजाइम को आपको पता है खास टेम्परेचर चाहिए, वो काम करना बंद कर देंगे। ड्राइंग कर लें उसको, टू ड्राई कर लें, मॉइस्चर वगैरह उससे हटा दें, तो एंजाइम्स का एक्शन यानी हाइड्रोलिसिस वगैरह वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। या हीट हाई टेम्परेचर दे दें तभी एंजाइम डीनेचर हो गए। या इस तरह केमिकल प्रिजर्वेटिव को, केमिकल कंपाउंड्स वगैरह आप उसमें रख दें या उसमें ऐड कर दें, तो वो उस एंजाइम की वर्किंग को स्टॉप कर देंगे। दूसरा है लिपिड प्रोडक्शन, कि जो आपके पास लिपिड है, लिपिड से मुराद है ना फैट्स वगैरह, फैट्स होते हैं या ऑयल वगैरह, ये लिपिड की क्लास के नीचे ही आपको पता आते हैं। अच्छा, इसमें ये होते भी उम्र आपको पता है एस्टर्स वगैरह होते हैं, और आपने नाम सुना होगा कि लिपिड्स वगैरह अगर पड़े रहे मॉइस्चर वगैरह और हवा के एक्शन की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह चलती रहती है, जिसकी वजह से इनका काफी हद तक जो है ना वो चेंजेस आ जाती है, तो उसलिए फिर इनको प्रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है। जैसे इसने कहा कि अनसैचुरेटेड लिपिड, जो डबल बॉन्ड वाले लिपिड्स हैं, वो क्या है कि ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर लाइट में एक्सपोजर किया, या एलिवेटेड टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे गए, या ऑक्सीजन, ठीक हो गया, या प्रो ऑक्सीडेंट्स वो उनके कैन इंक्रीज द रेट, वो सारे इस की ऑक्सीडेशन के रेट को बढ़ा सकते हैं। ठीक होगा। तो इन चीजों से अगर मैं बचाऊंगा तो फिर वो अनसैचुरेटेड लिपिड जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक होगी। तो इसके लिए फिर उसको हमें, उसके लिए फिर हम एक और तरीका भी ये करते हैं कि अंडर नाइट्रोजन और सम अदर इनर्ट गैस, उसको हम एटमॉस्फेयर दे देते हैं, नाइट्रोजन के अंदर रख लेते हैं या किसी इनर्ट गैस के अंदर उसको रख लेते हैं, ताकि ये ऑक्सीजन वगैरह इन्वॉल्व भी ना हो और उनके ऑक्सीडेशन के चांस ना रहें। दूसरा, डार्क में रख लेते हैं, बोटल्स को कवर करके रख लेते हैं, या रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे रख लेते हैं ताकि ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस ना हो। तीसरा मेथड है माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कंटेमिनेशन। माइक्रोबियल ग्रोथ जो है उसको रोकना है आपने, या कोई कंटेमिनेशन है तो उसको आपने स्टॉप करना है, ताकि वो अगर ग्रो होंगे तो फिर वो अपना एक्शन शुरू कर देंगे। उसका तरीकेकार भी वही जो एंजाइम वाला, या तो फ्रीजिंग कर लें, या ड्राइंग कर लें, या हीट ट्रीटमेंट है, या केमिकल प्रिजर्वेटिव ऐड कर दें, तो वो आप उसको माइक्रोबियल एक्शन को रोक सकते हैं।
उसके बाद है फिजिकल चेंजेस, कि कईयों में फिजिकल चेंजेस भी तो आ जाती हैं। जैसे आपने जो सैंपल लिया वो उसमें आपने फाइंड करना था मॉइस्चर को, कि इसके अंदर कितना मॉइस्चर है। अब अगर वो पड़ा रहता है तो पड़े पड़े ही उसमें से वाटर एवापोरेट हो गया तो मॉइस्चर की परसेंटेज तो चेंज होगी। अब आपका रिजल्ट उतना वो एक्यूरेट नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है फिजिकल चेंजेस भी आ सकती हैं, तो उसको भी आपको रोकना पड़ेगा। जैसे इसने एग्जांपल दी कि वाटर को मे बी लॉस्ट ड्यू टू एवापोरेशन और गेन ड्यू टू कंडेंसेशन, वाटर की कंटेंट्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या फैट और डिवाइस जो फैट है या आइस है वो मेल्ट हो सकती है या क्रिस्टलाइज हो सकती हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज उसकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, ठीक हो। तो फिजिकल चेंजेस जो है उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ता है, ताकि हम जो है उसमें ये ना, अच्छा वो करेंगे कैसे, बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं, और उन फोर्सेस को दैट इट एक्सपीरियंसेस, कि वो जो फोर्सेस जिसकी वजह से वो फिजिकल चेंजेस आ रही है उनको हम अगर रोक दें तो हमारे पास काफी हद तक ये काम फिजिकल चेंजेस को रोका जा सकता है। तो यहाँ तक हमारे एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल सैम्पलिंग प्लान वाला यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है। लेकिन इसके भी मैंने आपको बताया दो तीन तरीके मैं इससे हो सकते हैं। एक था, पहली बात की थी सैम्पलिंग प्लान जो है उसमें किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, तो वो तीन चार फैक्टर हमने बात की। फिर हमने बात की कि सैंपल डेवलपिंग, सैंपल प्लान जब हमने डेवलप करना है तो कौन कौन सी चीजें आपने बयान करनी है। उसमें सैंपल साइज था, लोकेशन थी, मेथड ऑफ कलेक्शन था, प्रिजर्वेशन थी, तो वो चार बातें उसमें हमने मेंशन की। फिर लेबोरेटरी सैंपल की प्रेपरेशन जब करनी है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें हमने कहा होमोजेनियस बना रहे हैं और सैंपल साइज को रिड्यूस कर रहे हैं और प्रिवेंशन उसकी सैंपल की कर रहे हैं। तो लेबोरेटरी के सैंपल के हवाले से ये चीज पॉइंट आपका आ जाता है। लास्ट में है सैंपल आइडेंटिफिकेशन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आपका यानी बन सकता है कि सैंपल को आपने आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करना है ना उसके, यानी लेबलिंग वगैरह कैसे, आइडेंटिफिकेशन के लेबोरेटरी के अंदर, ये लेबोरेटरी के अंदर की बात है। तो कह रहा है कि शुड ऑलवेज बी लेबल्ड केयरफुली, एक तो उसकी लेबलिंग की जाए ताकि पता हो कौन सा सैंपल है, किसका है, कैसे है, ठीक है, प्रॉपर लेबलिंग होगी तो फिर उसके हमें जो है ना वो आइडेंटिफाई करना आसान होगा। तो इस लेबलिंग में इन सैंपल को आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ का है, किस लिए, कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, एक तो सैंपल डिस्क्राइब कर देंगे है क्या, फिर टाइम ऊपर लिख दें उसके कि किस टाइम पे ये सैंपल लिया गया था, लोकेशन लिख दें अगर लोकेशन का आपको इंफॉर्मेशन उसमें जरूरी है तो। इसी तरह पर्सन जिसने ये सैंपल लिया है, अगर मुख्तलिफ पर्सन आ रहे हैं, सैंपल मुख्तलिफ आ रहे हैं, बंदा अलग अलग लेके आया तो फिर नाम से होना चाहिए। जैसे ब्लड के सैंपल लेते हैं लोग अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने के लिए या कोई टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, तो वो फिर वो डिस्क्राइब कर देते हैं ना, उसके ऊपर लिख देते हैं भाई इसने कौन सा टेस्ट करवाना है, फिर टाइम भी लिख देते हैं कि किस टाइम पे मैंने सैंपल लिया है, फिर उसकी सैंपल की लोकेशन, अब वो ब्लड के वाले से तो लोकेशन नहीं है बनती, पर्सन का नाम लिख देते हैं कि भाई ये किस बंदे का सैंपल है। और मेथड यूज टू सिलेक्ट द सैंपल, इसमें तो जरूरत नहीं होती ब्लड के वाले से, वैसे और जो मुख्तलिफ सैंपल है उसमें हम मेंशन करते हैं कि भाई इसमें इस सैंपल पे हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है और इसको कैसे हमने एनालाइज करना है। दूसरा, ऑलवेज कीप अ डिटेल्ड नोटबुक, एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें क्लियरली मेंशन हो ये सारी बातें, ऊपर जो पांच छह हमने पॉइंट पढ़े हैं ये सारे के सारे उसके अंदर मेंशन होने चाहिए ताकि सैंपल को आइडेंटिफाई करना आसान हो। और उसका एक हाल ये भी होता है कि मार्क्ड विद द कोड और इट्स लेबल दैट कैन बी कोडेड टू द नोट, मतलब एक सैंपल की बोतल के ऊपर तो सारा कुछ लिखना मुमकिन नहीं है, तो क्या करें, नोटबुक में सारा कुछ लिख लें, उसको कोई कोड दे दे A1 A2 या ABCD, या कोई यूनिक सा कोड हो ताकि वो आपको पता हो कि ये कोड उस कॉपी के ऊपर कोड हो, और सिर्फ उस बोतल जो आपकी है उसके ऊपर बस कोड लिख दें, A1 या A2 लिख दिया, और कॉपी में A1 और A2 के सामने उसकी सारी डिटेल लिख दी कि ये कौन है, किधर से है, कैसे है, ठीक हो गई। तो ये सर आपका टॉपिक यहाँ मुकम्मल होता है सैंपलिंग प्लान वाला जो